आज देश भर में ईद अल अजहा या बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां जोरों पर थीं। बकरीद के त्योहार को कुर्बानी के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान के 2 महीने बाद कुर्बानी का त्योहार बकरीद आता है। यूपी सरकार ने प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर रोक लगाई हुई है। साथ ही सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए किसी भी आयोजन में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं होंगे। उलेमाओं ने भी लोगों से सभी प्रोटोकॉल के पालन की अपील की है। ईद की विशेष नमाज को लेकर जारी गाइडलाइंस के भी पालन की अपील की गई है। सवाल हमारे देश का है और एक कोरोना का भी है। सरकार ने जो गाइडलाइंस जो है जारी किया है उस पर जो है अमल करें, उसका पालन करें, क्योंकि मुसलमान जो है वो देश का कानून जो है माने और 100% माने, उस पर कोई लापरवाही ना करे। नमाज के बाद लोग जो है एक दूसरे से गले भी ना मिलें, हाथ भी ना मिलावें। लोग अपने दिलों में याद रखें और दिलों से जो है लोग मोहब्बत करें। जो मोहब्बत दूर से भी होती है, कोई जरूरी नहीं है कि लोग हाथ मिलावें, गले मिलें। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना महामारी की वजह से मस्जिदों में सिर्फ प्रतीकात्मक नमाज पढ़ी गई। बाकी लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। मौके पर अमन चैन कायम रहने, कोरोना की महामारी के खात्मे की दुआ खास तौर पर मांगी गई। त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चूंकि इस बार कोरोना की महामारी है, लिहाजा जो त्योहार है वो सादगी के साथ मनाया जा रहा है। सादगी के साथ ही नमाज और कुर्बानी की रस्में अदा की जा रही हैं। लोग मस्जिदों के बजाय ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो घरों पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत ही नमाज अदा की जा रही है। घरों में सिवैयाँ बनी हुई हैं, लेकिन जश्न का माहौल नहीं है। लोग सादगी के साथ कुर्बानी की रस्में अदा कर रहे हैं और जो नमाज पढ़ी जा रही है उसके बाद जो दुआ की जा रही है उसमें मुल्क में अमन चैन के साथ साथ देश और दुनिया में कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर दुआ की जा रही है। बताइए, इतनी सादगी के साथ नमाज अदा करने की वजह? कोरोना काल की वजह से ईद उल अजहा की नमाज घर पे अदा की गई है। इस अवसर पर हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि कोरोना जल्द से जल्द समाप्त हो और कोरोना काल से जो लोग की मृत्यु हुई उनकी आत्मा को शांति दे। ईद उल अजहा के हम सभी को मुबारकबाद देते हैं। बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग कर रहे हैं, घर पर नमाज अदा कर रहे हैं? जी, कोरोना काल महामारी में इतना आफत विपत आ गई हमारे पूरे देश के ऊपर कि इसमें जान बचा के लोग एक दूसरे से भागने लगे। त्यौहार का रंग समझिए सब फीका हो गया है। लोग त्यौहार क्या मनाए, लेकिन ईद है, मनाना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ कुर्बानी तो देना पड़ेगा। लेकिन सरकार के व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई, आप समझ लीजिए कि जो है कि शराब की दुकान उन्होंने खोल दिया, लेकिन ईद का नमाज़ पढ़ने के लिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी। जो है सब ईदगाह इतने सूने पड़े हुए हैं सब। तो हम लोग जो है सरकार का जो है विरोध भी करते हैं और अल्लाह के यहाँ ये कहते हैं कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न भूत खाने में पाया है। या इलाही परवरदिगार आलम, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू छाया है। जलाशय में जलवा तेरा और हकीकत में तू है, और जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। या अल्लाह सब लोगों को पूरा शांति दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग त्योहार को सादगी के साथ मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं, सिर झुकाते हैं, तो उनसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना की महामारी से निजात दिलाने के लिए खास तौर पर दुआएं मांग रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि आज के दिन जो भी दुआ की जाती है वो कबूल ज़रूर होती है। तो ऐसे में आज जब वो दुआ मांग रहे हैं तो वो दुआ कबूल होगी और दुनिया को जो है वो कोरोना की महामारी से जल्द ही जल्द निजात मिलेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। मुजफ्फरनगर में भी बकरीद की नमाज कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही पढ़ी गई। शहर से लेकर गांव तक मस्जिदों में भीड़ न करते हुए नमाजियों ने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की। इस दौरान मुस्लिम समाज के मौलाना और धर्मगुरुओं ने भी सभी लोगों से अपील की कि खुले में कुर्बानी न दी जाए। ईद की नमाज के सिलसिले में पहले से कोशिश चल रही थी और अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी हुई थी, गांव के प्रधान की और मुअज़्ज़ज़ लोगों की। तो उसमें यही मैसेज, यही पैगाम पहुंचाया गया और मस्जिदों और मदरसों के माइक के ज़रिए से यही ऐलान आम किया गया कि ईद उल अज़हा की नमाज को सरकारी गाइडलाइन के एतबार से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की जाए और भीड़ भाड़ से बचा जाए और एहतियात बरती जाए।
कन्नौज में भी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने ईद का त्योहार मनाया। बड़े ईदगाहों में इकट्ठा न होकर अपने घरों में नमाज अता की। त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम थे। उधर आजमगढ़ में भी सुबह सुबह नमाज अता कर बकरीद मनाई गई। इसके बाद कुर्बानी का दौर शुरू हुआ जो देर रात तक चलेगा। आपको बता दें कि यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। 3 दिनों तक कुर्बानी कराए जाने का सिलसिला जारी रहता है। कोविड को देखते हुए जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 50-50 की तादाद में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज करते हुए ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई और इसी तरह शहर की तमाम मस्जिदों में इसी गाइडलाइन को देखते हुए नमाज अदा की गई ताकि दुनिया में जो एक महामारी चल रही है कोविड की, इस महामारी से बचा जा सके। और उसके लिए तमाम मसाजिद में दुआएं भी की गई कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म करके दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाए। और अब 5 जिलों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर प्रयागराज, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर और कन्नौज की तस्वीर आप देखिए किस तरह ईद मनाई जा रही है। दिल्ली, आजमगढ़, प्रयागराज, कन्नौज और मुजफ्फरनगर सभी जगहों पर ईदगाह में वो भीड़भाड़ नजर नहीं आई जो कि आमतौर पर हर साल ईद में देखने को मिलती थी। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, सरकारें इसको सुनिश्चित करा रही हैं। आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, कन्नौज और प्रयागराज की 4 तस्वीरें और 5वीं तस्वीर आप राजधानी दिल्ली की देख रहे हैं। ज्यादातर लोगों से घरों में ही नमाज अता करने की अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमाओं ने भी इस बार यही आह्वान किया है कि सभी लोग घरों में ही ईद की नमाज अता करें, मास्क लगाएं, गले मिलना आवश्यक नहीं है, दूर से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा सकती है। कम से कम लोग ईदगाह पहुंचे, घरों के अंदर ही नमाज अता करें। वहीं अलीगढ़ में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। अलीगढ़ के सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन कोरोना को देखते हुए थी कि अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठी ना हो और प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट है कि गाइडलाइन के साथ नमाज अदा की जाए। सरकार की गाइडलाइन कोरोना को देखते हुए थी कि अधिक संख्या में भीड़ ना इकट्ठा हो। इसको लेकर जो सामूहिक रूप से नमाज होती है बकरीद और ईद पर ईदगाह पर, उसको स्थगित रखते हुए जो भी लोकल मोहल्लों की मस्जिदें हैं उनमें 50 अधिकतम 50 की संख्या में लोगों को नमाज अदा करने की गाइडलाइन थी। उसके तहत आज अलीगढ़ शहर में नमाज अदा की जा रही है और लगभग नमाज पूरी हो चुकी है और सभी लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा किया है और सारी चीज़ें कानून व्यवस्था सकुशल संपादित हो रही है। ईद पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। क्या ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने वो आपको दिखा देते हैं। ईद मुबारक, ईद उल अधा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और अधिक से अधिक अच्छे की सेवा में समावेश की भावना को आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा समस्त देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईद की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है ईद अल अजहा की सभी को दिली मुबारकबाद व शुभकामनाएं। सभी अपने स्वयं के परिवार एवं पड़ोसी की सुरक्षा व भलाई आदि के लिए भी जरूरी है कि कोरोना के नियमों का सही से पालन करते हुए बिना भीड़ भाड़ के ईद मनाएं तो ये बेहतर होगा। वैसे कोरोना से बचाव और उसकी रोकथाम आदि के मामले में देर से ही सही माननीय न्यायालयों द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय। अब सभी सरकारें भी कोरोना के मामलों में अति गंभीर होकर जनता की भलाई का पूरा ध्यान रखें व जनता भी कोरोना टीका जरूर लगवाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। हफ्ते में 1 दिन अपने कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करें अफसर, चाहे वेतन का मसला हो या पदोन्नति की समस्या या दैनिक कामकाज में दिक्कतें। अधिकारी अपने कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाएं। सबका समाधान बिना विलंब के हो, सीएम ने ये निर्देश दिया है। उन्होंने इसके लिए तय दिन कार्यालय अवधि के आखिरी 1 घंटे को आरक्षित करने को सुविधाजनक बताया है। यानी दिन में ड्यूटी का जो आखिरी 1 घंटा है वो इस चीज के लिए डेडिकेट हो कि विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों की समस्याओं का संज्ञान अधिकारी ले और जल्द से जल्द उनका निपटारा करें। सीएम योगी ने अफसरों को ये निर्देश दे दिए हैं।
लखनऊ से अगली खबर, तेज आवाज पर सरकार को कार्रवाई के आदेश दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश जारी किया है। बुलेट और बाइक के साइलेंसर की कान फोड़ू आवाज पर एक्शन के निर्देश दिए गए। दोपहिया वाहनों की तेज आवाज लोगों की आवाजाही में खलल है, ये कहा कोर्ट ने, और सरकार से इस पर उचित कार्रवाई के आदेश करने को कहा है। टू व्हीलर्स, बुलेट या बाइक यदि बिना साइलेंसर के कान फोड़ू आवाज में चलते हैं तो वो लोगों की आजादी में खलल है, ये कहा कोर्ट ने। इसके साथ ही आदेश जारी किया कि सरकार ऐसे लोगों पर एक्शन ले। उधर लखनऊ में मानकों के विपरीत 7 अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई कर दी है। 3 अस्पताल ऐसे हैं जहां मरीज भर्ती थे, इसीलिए उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के बाद अस्पताल को सील किया जाएगा। एक दिन पहले ही प्रशासन ने 45 अस्पतालों पर छापेमारी की थी। इसके बाद सीएमओ ने गड़बड़ी मिलने पर 29 अस्पतालों को नोटिस दिया था। तो भर्ती मरीजों के लिए सुविधाएं भी पूरी नहीं थी। एक दिन पहले 45 अस्पतालों पर छापा पड़ा था और अब सीलिंग की यह कार्रवाई की गई है। मानकों के विपरीत 7 अस्पतालों पर एक्शन लिया है प्रशासन ने, उनको सील कर दिया गया है। बिना सुविधाओं के, बिना मानकों पर खरा उतरे हुए ये अस्पताल चल रहे थे। यहां मरीज तक भर्ती थे और उनके लिए पूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में इन पर कार्रवाई की गई है। अपने परिवार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और अपशब्द बोलने के मामले में यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पूर्व मंत्री नारद राय और अंबिका चौधरी पर जबानी हमला बोला। बलिया में ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण के दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बिना नारद राय और अंबिका चौधरी का नाम लिए दोनों नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों नेताओं को गाली देने के मामले में जेल जाना पड़ेगा। जखना विधानसभा की जनता ने बैलेट से देख के देखा, तुमने गाली दिए हो, तुम्हारी गाली को मैं स्वीकार करता, लेकिन मेरी माँ, मेरी बेटी का पीड़ा एक ही, तुम नरही थाने पे गोली चलाए, मुझे कोई खतरा नहीं था, तुम हमें टारगेट करके गोली चलाए। राजनीति मैं करता हूँ तो मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को जिस तरीके से भक्त सब भाषा में तुमने गाली देने का काम किया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उस चुनौती को मुझे स्वीकार है, लेकिन कष्ट यही है कि राजनीति मैं कर रहा हूँ, मुझसे लड़ो, मेरे परिवार तक न जाओ। अगली खबर गोंडा से, बीजेपी उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जासूसी कांड पर दया शंकर ने कहा कि अखिलेश यादव को केवल बयानबाजी करना आता है, वो घर बैठकर ट्वीट कर देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकले, उनके बारे में क्या कहा जाए, वो केवल बयानों की राजनीति करते हैं और विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा रहे हैं। के पास बयान देने के सिवा कुछ बचा नहीं है। इस पूरे कोरोना काल में जहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग इतने परेशान थे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने परिवार बिखर गया, वो एक दिन भी घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं किए, घर में ही रह करके ट्वीट करते थे, घर में ही रह करके बयान देते थे। तो आप अब उनके बयान पर मैं क्या करूं? तो वो केवल बस बयान दे करके ही राजनीति करना चाहते हैं। जो प्रदेश की जनता की समस्या है उस पर वो जो है उस पर कुछ करना नहीं चाहते हैं। गाजियाबाद पहुंचे भाजपा युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रियांशु द्विवेदी के स्वागत में कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हुआ। प्रियांशु द्विवेदी के स्वागत के लिए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क। इस दौरान महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा भी मौजूद रहे। जब से मेरी घोषणा हुई है, भारी संख्या में नौजवान निकल के आ रहा है। मैंने योगी जी से आपकी दम पर एक नारा दिया है कि अब की बार नौजवानों की दम पर 350 पार। रेरा ने बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए अब सख्त रुख अपना लिया है और बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले करीब 250 बिल्डर्स को चिन्हित करके उनके खिलाफ आरसी जारी कर दी है। उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया है ताकि ऐसी प्रॉपर्टी को बेचकर बायर्स का पैसा वापस किया जा सके। साथ ही रेरा ने यह भी कहा कि बायर्स अपनी एसोसिएशन बना के रेरा के पास आए ताकि उन्हें बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिए जाएं और वो उसे कंप्लीट करा सकें। रेरा के सख्त रुख से बिल्डर्स खेमे में हड़कंप है, वहीं बायर्स एसोसिएशन को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है।
बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। सलमान खुर्शीद की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री की पत्नी लुई खुर्शीद के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव के खिलाफ भी वारंट निकला है। साल 2009 और 10 में दिव्यांगों के उपकरण वितरण में हेरफेर का आरोप है। फर्जी कैंप दिखाकर लाखों रुपए हड़पने के आरोप में ये केस दर्ज है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार त्यागी की अदालत से दोनों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकला है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत की है। मुरादाबाद से रेलवे पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर वाकई हैरानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा। दरअसल रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद राजकीय रेलवे पुलिस लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान यहां तैनात पुलिस कर्मियों से जब उन्होंने राइफल अनलोड करने के लिए कहा तो वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद दूसरे पुलिस अधिकारी ने पुलिस कर्मियों की राइफल लेके अनलोड किया। तब तक ये तस्वीर मीडिया के कैमरे में कैद हो चुकी थी। मुरादाबाद के साथ उनके जो भी एसएचओ हैं, जितने भी थानाध्यक्ष हैं, उनके जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करने के लिए उसी क्रम में आज मैं पुलिस लाइन जीआरपी आया हूँ बेसिकली ये देखने के लिए कि हम लोगों के जो जवान जिस तरह से काम करते हैं उनके लिए क्या चीज़ ऐसी है जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। उधर देवरिया में एक दारोगा की मुस्तैदी ने महिला की जान बचा ली। दरअसल हुआ ये कि महिला ने जहर खाने का वीडियो बनाकर बनारस में अपनी चाची को व्हाट्सएप कर दिया। तभी चाची ने पुलिस को लोकेशन की जानकारी दी। पुलिस फौरन महिला के घर पहुंची। गेट नहीं खुला तो बाउंड्री वॉल पार करके कमरे तक पहुंची और महिला को अस्पताल भेजा, जहां वो खतरे से बाहर है। मामला बरहज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव का है। बाहर रहता है और ये आप आइए, आप लोग सही जगह पर हैं। आगरा के फतेहाबाद रोड पर आगरा विकास प्राधिकरण ने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस पर लिखा है आई लव आगरा। झिलमिलाती लाइट से रोशन सेल्फी पॉइंट पर मंगलवार को लेजर लाइट शो भी हुआ। आगरा के कमिश्नर भी इसमें मौजूद रहे। पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इस सेल्फी पॉइंट को विकसित किया गया है। थोड़ा पीछे होना पड़ा नहीं है। तो ये सेल्फी पॉइंट लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यहाँ लेजर शो का भी आयोजन किया गया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही एक अट्रैक्शन पॉइंट टूरिस्ट को देने के लिए यहाँ आए तो एक सेल्फी और पिक्चर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल पाए। खास तौर पर इस पॉइंट को डेवलप किया गया है। लॉकडाउन के समय जब देश ही दुनिया भर के लोगों की जिंदगी ठहर गई थी तो कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इस आपदा काल को अवसर में बदला। जालौन में 18 साल के युवक ने कुछ ऐसा ही किया। उसके हुनर को देखकर हर कोई आज हैरान है। आखिर कौन है वो शख्स और उसकी कौन सी कला की चर्चा है, इस रिपोर्ट में देखिए। माना कि आपने तमाम तरह की पेंटिंग्स देखी होगी, लेकिन ये पेंटिंग देखकर वाकई कोई भी दंग रह जाए। बस यूं समझ लीजिए उस कहावत की तरह, इस पेंटिंग को देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। और क्यों नहीं, आखिर जलती हुई अगरबत्ती से कागज पर पेंटिंग की सोच एक बार को हकीकत से ज्यादा फसाना लगे। लेकिन इन्हें देखने के बाद फिर कहने को कुछ बचता ही कहाँ है। तो इनसे मिलिए, ये हैं जालौन के प्रिंस प्रजापति। उरई नगर में नया पटेल नगर में रहने वाले प्रिंस वाकई पेंटिंग्स की दुनिया के प्रिंस हैं। अपनी उम्र से कहीं आगे निकल चुके प्रिंस के हुनर, हौसले और हिम्मत को सलाम है। लॉकडाउन के वक्त जब लोग परेशान थे, इन्होंने अगरबत्ती से पेंटिंग को अपना पैशन बना लिया, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। और उन्हें इसकी प्रेरणा कहां से और कैसे मिली, खुद इन्हीं से जान लीजिए। एक दिन ऐसे ही बस अगरबत्ती से कागज़ को मैं जलाने लगा था, तो मैंने सोचा कि ये तो एक आर्ट फॉर्म बन सकती है। फिर मैंने कुछ ट्राई किया आर्ट्स, तो धीरे धीरे फिर उसमें डेवलपमेंट करता गया, फिर ये आर्ट्स तैयार हो गए। प्रिंस ने अपने नायाब और नई पेंटिंग में
इंसान से लेकर भगवान और आम जीवन से लेकर महापुरुषों तक को सबको जगह दी है। प्रिंस पहले एक स्केच तैयार करते हैं और उसके बाद अगरबत्ती जलाकर उससे किसी भी आकृति को कागज पर उकेर देते हैं। ये कला कहीं से भी नहीं सीखी, मैंने खुद ही इसको डेवलप किया है और मैं इसका ऑर्गेनाइजर हूँ। जी, मैं इसे इंडिया की तरफ से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ आर्ट एसोसिएशन में। बहरहाल आज प्रिंस प्रजापति के हुनर की हर जगह चर्चा है। उम्मीद है अब उनकी इस अद्भुत, अनूठी और अनोखी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिले। एबीपी गंगा के लिए जालौन से मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी विधानसभा स्तर पर अपने सम्मेलन कर रही है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी की ओर से मेरठ के गांव डल्लू हेड़ा में समाजवादी सर्व समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन इसमें चुनावी रंग कम, मनोरंजन के रंग ज्यादा नजर आए। कार्यक्रम में लड़कियों से डांस करवाकर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करके कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।